हेलो दृष्टि फैमिली। कहते हैं जब न्याय पाने के लिए लड़ाई भावनाओं से लड़ी जाए तो हार तय है, और जब न्याय पाने के लिए लड़ाई सबूतों के आधार पर लड़ी जाए तो जीत तय है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल के एक नए अपडेट के साथ बात करेंगे। जैसा आप लोगों को हमारी वीडियोस में जेएसएससी के तमाम अपडेट देखने को मिले हैं, आज भी एक नए अपडेट पे बात करेंगे। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड सीजीएल के केस सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट पे पहली हेयरिंग 5 जनवरी 2026 को थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए जेएसएससी सीजीएल के केस को खारिज कर दिया गया। ये 7 मिनट में क्या बात हुई, किन बातों के कारण ये केस को खारिज कर दिया गया, हम तमाम चीज़ों के बारे में एनालाइज करेंगे। क्या और भी कोई मौके हैं जिसमें हम जेएसएससी सीजीएल के केस को एक नया मोड़ दे सकते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे रिव्यू पिटीशन पे बात करें, क्या रिव्यू पिटीशन ही आखिरकार एक रास्ता है? जी नहीं, रिव्यू पिटीशन को भी अगर आप कर रहे हैं तो रिव्यू पिटीशन से भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस पर भी बात करेंगे। क्या कोई अनदर तरीके हैं जिससे हम इस केस को नया मोड़ दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि हम कई सारे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे कई सारी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है नहीं है। तो मुझे कहीं पर भी ऐसी कोई जानकारी देखने को नहीं मिली, पर दृष्टि एकेडमी आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही है, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। क्योंकि आज भी झारखंड के युवा सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी ना मिल पाने के कारण कई सारी चीज़ों में वो फेलियर का सामना कर लेते हैं। तो मेरा मकसद, दृष्टि एकेडमी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी आप तक पहुँचाना है। तो हम तमाम उन सारे अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे जो बच्चे सफल हो चुके हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, जो आप लोगों को नौकरी मिली। और जो बच्चे असफल हुए हैं, जो आज भी असंतुष्ट हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उन पे भी हम बात करेंगे। पर फिलहाल हम एक आप लोगों के सामने कहना चाहेंगे कि भाई हम आपके सफलता और हम आपके असफलता के बीच नहीं हैं, हम आपके सच और झूठ के बीच हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सही गाइडलाइन पहुंचाना। क्योंकि कहते हैं ना कि सच को आँच किया, तो कहने का मतलब ये है कि सच है, जो भी है उन चीज़ों पे काम हो, फेयर तरीके से काम हो, मेरा यही मकसद है। हम आपकी सफलता से ना ही जेलस है, ना ही कुछ चीज़ें हैं। पर फिलहाल हम तमाम सारे झारखंड वासियों को कहना चाहेंगे कि भाई इस तरीके की चीज़ों पे बिल्कुल आप लोग बर्दाश्त ना करें, और जो भी हो सके का अपने पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर ध्यान दें, अपनी स्टडी पे काम करें। तो क्या है पूरा का पूरा जेएसएससी सीजीएल के केसेस का पूरा का पूरा पिटारा, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो फिलहाल बात होती है कि झारखंड में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तमाम ग्रेजुएट के बच्चे एक साथ एग्जाम देने के लिए आते हैं, और झारखंड के में जो सीजीएल का एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है। ये एग्जाम फिलहाल 10 सालों तक कई सारे रीजन के कारण कई सारे रीजन के कारण कैंसिल होते गए हैं, पर आखिरकार झारखंड गवर्नमेंट ने जेएसएससी सीजीएल को क्लियर करवा दिया गया। और आज अभी एक नया लिस्ट भी 38 बच्चों के लिए आ चुके हैं, जहां पे सफल अभ्यर्थियों का भी एक नया लिस्ट देखने को मिला है, जहां पे 38 बच्चों के नाम लिखे गए हैं। तो भाई क्या है पूरा का पूरा मुद्दा, हम सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। कि जैसे 21 और 22 तारीख को झारखंड सीजीएल में ग्रेजुएट लेवल पर निकाली गई भर्ती का एग्जाम होता है, और एग्जाम में कई सारे बच्चों को गड़बड़ी और एग्जाम में जो अनुचित प्रक्रिया हुई, क्वेश्चन पेपर लीक हुए, इनके बारे में बच्चे लोगों की असंतुष्टि उन्हें कोर्ट के कटघरे पर ले जाकर खड़ी करती है, और कोर्ट में एक पिटीशन दायर होता है एग्जाम की गड़बड़ी का। क्योंकि फेयर एग्जाम हर एक बच्चे का अधिकार होता है, इसी फेयर एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट में हेयरिंग होती है, और हेयरिंग होने के बाद 3 दिसंबर को एसआईटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट को मिलती है, और हाईकोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जेएसएससी सीजीएल में कोई भी आपत्तिजनक एविडेंस नहीं मिल पाने के कारण जेएसएससी सीजीएल को रिजल्ट डिक्लेयर करने का आदेश देती है, और जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप लोग देखे होंगे कि 8 दिसंबर 2025 को बच्चे के जो भी रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 2025 में निकाली गई वैकेंसी में मात्र 1900 के आसपास के बच्चों का लिस्ट देखने को मिलता है, और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आप लोग देखेंगे कि 30 दिसंबर, जिसमें झारखंड के रांची में मोहरावती मैदान में सीएम हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चों को नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। फिर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट पहली हायरिंग रखती है, और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एसआईटी की रिपोर्ट का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर जेएसएससी सीजीएल का क्या मोड बनेगा, इस पे बात करेंगे। तो फिलहाल हम सारी चीज़ों को बारीकियों से समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्या है पूरा का पूरा जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस में आगे क्या कर सकते हैं। रिजेक्ट हो चुका है, पर क्या मौका और भी है?
तो भाई मौका है, पर इस मौके में कई सारे कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके लिए हमें एक मूल्य चुकाना होता है, तो वो मूल्य भी हमें चुकाना होगा। इसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये 30 दिसंबर 2025 को 30 दिसंबर 2025 को हाँ 30 दिसंबर 2025 को 1:30 बजे के बाद मोराबादी मैदान में बहुत सारे बच्चों को नियुक्ति पत्र मिली, जिसमें से 1910 लगभग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। बाकी अभी 38 नए विद्यार्थियों का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है अलग अलग पोस्टों के लिए, उनकी भी नियुक्ति पत्र जल्दी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई वैकेंसी थी, तो उन तमाम बच्चों को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करेंगे भाई क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सिर्फ 7 मिनट तक चली, पर्याप्त सबूत पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने कहा कि आपके पास ना एफआईआर है ना ही कोई सबूत है, इसलिए केस को रिजेक्ट कर दिया गया। पर कहते हैं ना कि दरवाजा बंद नहीं हुई है, सिर्फ रूट चेंज हुआ है। दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुई है, रूट चेंज हुआ है। तो क्या रूट चेंज हुआ है, सारी चीजों को बात करेंगे। ये 7 मिनट में क्या बहस हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट में अंततः लास्ट में कहा कि जेसीसी सीजीएल के सभी अपॉइंटमेंट लेटर एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो झारखंड के हाईकोर्ट में जेसीसी सीजीएल को जांच करने के लिए बनाई गई थी, उनके अपॉइंटमेंट लेटर एसआईटी की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अभी तक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एसआईटी हाईकोर्ट को सबमिट नहीं की है। तो जैसा ही फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उनके अधीन होंगे। तो इसी रिपोर्ट का थोड़ा सा वेट है कि ये रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि अभी भी तक जो भी बच्चे लोगों की ज्वाइनिंग मिली है वो ज्वाइनिंग एक कंडीशन पे मिली है। आप लोग देखे होंगे कि पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि 8 नंबर के जो क्लॉज थे उसमें एक कंडीशन रख दिया गया था। कहता है ना कि सरकारी नौकरी जब मिल रही है तो उस नौकरी से किसी को हटाने का अधिकार नहीं है, पर कंडीशन जब लग जाते हैं ना तो वो ज्वाइनिंग कंडीशनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो पहला जो था कि नौकरी मिलेगा, नौकरी से नहीं हटा सकते, बट वो कंडीशन आपको नौकरी से निकाल सकती है। ये आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर पे देखने को मिल रहा था। अब बात करेंगे कि कई सारे सवाल हैं जो आप लोग आस्क कर सकते हैं। क्या सच में पर्याप्त सबूत नहीं थे? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर जो भी जिस आधार पर डाले गए थे उनके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे, या कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया में कहीं चूक हुई थी? फिर क्या जानबूझकर मजबूत बिंदुओं को केस से बाहर रखा गया था? आप लोग बताइएगा, क्या सच में जानबूझकर जो मजबूत बिंदु थे जिस पे बात होनी चाहिए थी उन बिंदुओं पे बात नहीं हुई और केस को क्या रखा गया, बाहर रखा गया? क्या कानूनी रणनीति कमजोर थी या गलत दिशा में ले जाई गई? तो कहता है ना कि कई बार केसेस को जो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, जो लॉयर केस लड़ रहे थे, क्या वो जानबूझकर केस को किसी अनदर डायरेक्शन पर लेकर गए, या फिर उन्हें क्या लग रहा था आप लोगों को? आप लोग बताइएगा। क्या छात्रों के भरोसों के साथ खिलवाड़ हुआ या छात्रों के भरोसे के साथ न्याय हुआ? आप लोग बताइएगा, क्या सच में छात्रों के साथ न्याय हुआ या न्याय नहीं हुआ? ये कई सारे सवाल है जो आप लोग के मन में आप भी जाग रहे होंगे, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जरूर जवाब दीजिएगा। आगे बात करेंगे कि भाई चर्चा का विषय सुप्रीम कोर्ट में जो 7 मिनट तक बहस हुई, उस 7 मिनट के बहस में चर्चा का विषय क्या था? आप लोग देखेंगे मैक्सिमम जो टाइम था यानी लगभग 4 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट शटडाउन पे बात हुआ, और दूसरा बात हुआ सिलेक्शन नंबर कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो इन्हीं चीजों पे पूरा का पूरा केस पे बात हुआ। क्या सच में इस आधार पे अगर बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? आप लोग बताइएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट है, देश का खिलौना थोड़ा ना, देश की सर्वोच्च न्यायालय है, और देश की सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की बातों के साथ केस को आगे बढ़ने देगी? वो तो बोलेगी भाई कौन सी बातें कर रहे हो, किस बातों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ गए? ये तो हाई कोर्ट भी सुलझा सकता था, बट बातों के या फिर मुद्दों को सही तरीके से नहीं रखा गया। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताइएगा। आगे बात करेंगे कि भाई चर्चा के विषय में आखिर ये सब क्यों नहीं बोला गया। चर्चा के विषय में जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस मुद्दे पे बात होती, क्वेश्चन की रिपीटेशन थे इस पे बात होती, वायरल जो क्वेश्चन पेपर थे उन क्वेश्चन पेपर पे बात होती कि हाँ भाई आप लोगों को लग रहा था ये जो बिंदुए थे जो कोर्ट के एफिडेविट में देखने को मिलते थे, इन पे क्यों नहीं बात हुई? मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखे गए? अगर ये मुद्दे रखते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती, कुछ ना कुछ बातें देखने को मिलती। सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी जेसीसी सीजीएल के केस को खारिज नहीं करती। आगे बात करेंगे जो ऑरल आर्ग्यूमेंट्स थे। आप लोग देखे होंगे कई बार जो लॉयर होते हैं कई सारे ऑरल आर्ग्यूमेंट्स ऐसे करते हैं जहां पे लगता था कि हाँ भाई ये ऑरल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, अगर ये ऑरल आर्ग्यूमेंट्स होने के बावजूद केस फाइल में पॉइंट्स में दर्ज क्यों नहीं हुए? जो ऑरल आर्ग्यूमेंट्स थे अगर वो आर्ग्यूमेंट्स केस में दर्ज होते तो आई थिंक केस को एक नया मोड़ देखने को मिलता। तो ये क्यों नहीं थे?
तो ये दो चीजें थे जो आज भी सवाल कई सारे बच्चों के हैं, जो हम YouTube के थ्रू आप लोग के सामने रख रहे हैं। आगे बात करेंगे। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी केस को रिजेक्ट कर दिया गया, अब क्या करेंगे? क्या कोई तरीका है? क्या सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पिटीशन ही एकमात्र हथियार है? जी नहीं, रिव्यू पिटीशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू पिटीशन पे बात करेंगे कि रिव्यू पिटीशन है क्या, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जाने कि रिव्यू पिटीशन है क्या। रिव्यू पिटीशन एक ऐसा पिटीशन है जो कोर्ट से अनुरोध करता है कि आप अपने फैसले को दोबारा विचार करें, दोबारा सोचें कि आपने जो फैसला दिया था उस फैसले पे विचार करने के लिए दायर किया गया पिटीशन है, जिसे रिव्यू पिटीशन कहते हैं। पर याद रखना सर, लेकिन यह अपील नहीं होती, बहुत ही सीमित दायरे में स्वीकार होते हैं, बहुत ही सीमित दायरे। तो कौन कौन सा दायरा है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर सकती है? तो सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू तभी स्वीकार करती है जब कोर्ट के आदेश में स्पष्ट कानूनी गलती हो। पहला ये देखेगी कि हाँ भाई कुछ गलती है, जैसे कि मान लेते हैं कोई कानून, दस्तावेज या तथ्य कंप्लीटली इग्नोर किया गया हो, जो वहां पे सबमिट थे उसको इग्नोर किया गया था, तब रिव्यू पिटीशन पे काम होता है। दूसरा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंसीडर नहीं हुआ है। मान लेते हैं जो केस में दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुई। कुछ सबूत पहले मौजूद था लेकिन कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, और अगर रखा जाता तो फैसला बदल सकता था। तो इस कंडीशन पे भी रिव्यू पिटीशन दायर हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, रिव्यू पिटीशन 30 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। तो ये जो पिटीशन होता है, इसको पिटीशन दायर करने का जो टाइमिंग होता है वो 30 दिनों का होता है, लगभग 1 महीने का होता है। आगे बात करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है भाई? कहते हैं ना कि सच्चाई कड़वी है लेकिन जरूरी है भाई। सच्चाई कड़वी है लेकिन जरूरी है। क्या है सच्चाई? कि रिव्यू पिटीशन के सक्सेस चांसेस बहुत कम है। अब आप बोलोगे सक्सेस चांसेस क्यों बहुत कम है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपके पास एविडेंस इनसफिशिएंट है। दूसरा कहा कि आपके पास कोई एफआईआर की कॉपी नहीं है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं, उसकी कोई कॉपी नहीं है। रिटन एफिडेविट एक भी नहीं है, जिसे हलफनामा भी बोलते हैं, वो भी नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेशन या वायरल पेपर का कोई सबूत आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप किस आधार पर बात कर रहे हो भाई? भावनाओं से थोड़ा ना लड़ा जाता है केस, आपको सबूतों के आधार पर लड़ना होगा, तब जाके आप लोगों को कुछ मौका मिलेगा। रिव्यू में नया सबूत। अब अगला बच्चा कहेगा कि भाई अगर सर हम न्यू एविडेंस डाल देते हैं रिव्यू पिटीशन में तो क्या पॉसिबल? याद रखना, रिव्यू में नया सबूत यानी कि कोई न्यू एविडेंस आप नहीं जोड़ सकते। तो अगर आप देखोगे तो कोई नया सबूत अगर हम लोग नहीं जोड़ सकते तो रिव्यू पिटीशन क्या होगा? अंततः खारिजी होगा। और रिव्यू पिटीशन में भी आपको क्या मिलेंगे? सक्सेस 0 मिलेंगे। तो इसलिए रिव्यू पिटीशन से कोई अनदर नहीं होगा। फिर और एक आएगा कि सर रिव्यू पिटीशन अगर खारिज हो जाए तो क्या करेंगे? तो इसके बाद एक और पिटीशन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, बहुत ही कम चीजों पे स्वीकार होती है। इस पे बात करेंगे बाद में, पर ये रिव्यू पिटीशन था। अब सर क्या कोई अनदर तरीका है जिसपे चीजों को लड़ा जा सकता है? जी हाँ, और एक तरीका है। क्या तरीका है? तो सबसे पहला याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी नियुक्तियां एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अंतिम रिपोर्ट यानी कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर ही निर्भर रहेगी, और ये क्लाउज ज्वाइनिंग लेटर पे मेंशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो भाई ये अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करेगी, मतलब अभी भी एक चीजें चल रही है एसआईटी का। तो हम लोगों को क्या काम करना है? जो भी बच्चे असंतुष्ट हैं, अगर उनको लग रहा है कि सच में गलत हुआ है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? पहला, एसआईटी को ठोस सबूत उपलब्ध कराना कि आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है तो उन सॉलिड एविडेंस को एसआईटी तक पहुंचाना है। अब एसआईटी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? जैसे कि प्रश्नों की समानता, यानी कि आप लोग देखोगे बहुत सारे रिपीटेशन क्वेश्चंस थे, तो उन रिपीटेशन क्वेश्चंस को आप दिखा सकते हो। दूसरा, सर वायरल क्वेश्चन पेपर या स्क्रीनशॉट, जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुए थे उनका स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो। तीसरा, सर टाइम, सेंटर, रोल नंबर से जुड़े डाटा कि जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें रोल नंबर का क्या डाटा है, कहां कहां के बच्चे कहां कहां के सेंटर पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके के डाटा से आप क्या करोगे? सर एसआईटी को सबमिट कर सकते हो और एसआईटी इस पे काम कर सकती है। लेकिन बात ये आ रही है कि सर करे तो करे कैसा? तो आप लोग जानते हो भारत में जब हम लोग रहते हैं तो हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, और उस मौलिक अधिकार में एक अधिकार मिलता है जिसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन।
सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के जरिए आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये आरटीआई डालोगे और ये आरटीआई एक जगह से नहीं, हर एक बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से डाल सकते हैं, जिसमें उनको एक डाटा मिल जाएगा। और आप लोग जान रहे हो कि मैक्सिमम इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो 3 जिलों से हुआ है। तो वो 3 जिले कौन से थे? क्या 3 जिलों में ही सरस्वती माँ आके बैठी थी सच में? तो आप लोग इस पे कई सारी चीजें हैं जो हमें भी लग रहा है कि भाई कुछ चीजें तो है, तो आप लोग बताइएगा। एसआईटी पर लगातार सार्वजनिक दबाव बनाकर, अब अगला आता है कि एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उस पर लगातार, याद रखना, दबाव तो बनाते रहना है। और ये दबाव कैसे बनना चाहिए? सार्वजनिक दबाव, यानी कि सबको मिलकर दबाव बनाना है, सोशल मीडिया पे दबाव बनाना है। और कहता है ना कि एक साथ एकजुटता सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अगर आप अकेले लड़ने जाओगे तो हारना तय है भाई। सब मिलकर, झारखंड के सारे बच्चे मिलकर अगर लड़ोगे तो ही आपकी बात सुनी जाएगी, अकेले से कुछ नहीं होगा। कहता है ना, अकेला गधा भांड नहीं फोड़ता, पर अगर सबको मिलकर काम किया जाए ना तो बहुत रिजल्ट अपने हक के लिए हो सकता है, आपकी बातों को सुना जा सकता है। भाई सही क्या है गलत क्या है वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? हम कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? कोर्ट करेगा डिसाइड किस आधार पे? एविडेंस के आधार पे, सबूतों के आधार पर। ठीक है, तो वो सबूतें क्या हैं? अब याद रखना सर, एसआईटी को डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल प्रूफ चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। उसको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए और साथ ही साथ डिजिटल प्रूफ भी चाहिए। तो ये दोनों प्रूफ आप किसको चाहिए? एसआईटी को चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई फायदा क्या है। तो पहला फायदा है कि अगर एसआईटी में पेपर लीक या बड़ी गड़बड़ी साबित होती है, ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईटी के फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अधीन ये नियुक्तियां निर्भर करेगी। तो भाई एसआईटी में पेपर लीक या बड़ी गड़बड़ी अगर साबित होती है तो नियुक्तियां रुक सकती है या रद्द भी हो सकती है। इसलिए एसआईटी को रिपोर्ट मिलने की देरी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनने की देरी है। और क्या कर सकते हैं? दूसरा है कि भाई हाईकोर्ट में फ्रेश और स्ट्रांग पिटीशन। अब जब आप लोगों को कोई फ्रेश या फिर कोई आपको स्ट्रांग एविडेंस मिलता है ना, उस स्ट्रांग एविडेंस के आधार पर आप एक नया पिटीशन दायर करो लिखित में। क्या है सर? अगर नए सबूत सामने आते हैं तो झारखंड हाईकोर्ट में फ्रेश पिटीशन डाली जा सकती है। आप लोगों को पूरा का पूरा फ्रेश पिटीशन डालना है, पर इस बार ध्यान रखना है 2 चीजों पर। पहला, सिर्फ और सिर्फ ऑरली बहस ना हो, मौखिक तरीके से कुछ भी बातें ना हो, सारा का सारा रिटर्न फॉर्मेट में हो। क्योंकि हलफनामा जिसे एफिडेविट बोलते हैं, साथ ही सबूतों के साथ लड़ना, क्योंकि इस आप लोग जानते हो ना कि सबूतों के आधार पर ही कोर्ट चीजों को सुनती है। अगर आपके पास सबूत है तो आपकी जीत है, और आपके पास सबूत नहीं है ना तो आप लाख बोल लो, लाख ठोक लो, भाई आपका हार तय है। तो आपको एफिडेविट, जो भी बातें हो रही है उसका एफिडेविट कराओ, साथ ही साथ सबूतों के साथ लड़ना है ना। क्योंकि इस बार जो केस फेल हुआ था, केस फेल होने का रीजन था कि पिछली गलती यह रही कि बातें बोली गई, लिखित में दी नहीं गई, और रिटर्न फॉर्मेट ना होने के कारण केस कमजोर हो गया और केस क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। ठीक है, याद रखना आपके पास एफिडेविट के साथ सारी चीजों का पॉइंट मेंशन होना चाहिए। आगे बात करेंगे सर, एफआईआर और क्रिमिनल एंगल भी जरूरी है। अब अगला टॉपिक आता है कि क्रिमिनल एंगल। तो क्रिमिनल एंगल क्यों भाई? क्रिमिनल एंगल क्यों? एफआईआर और क्रिमिनल एंगल क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि कोर्ट ने खुद कहा है, कोर्ट ने क्या कहा कि एफआईआर तक आपने दर्ज नहीं किया। अगर सच में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था तो एफआईआर कहां है? आपकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? आपके पास है ही नहीं। इसीलिए सामूहिक रूप से एफआईआर के लिए आवेदन करना है। सामूहिक रूप से मतलब मान लेते हैं झारखंड में 24 जिले हैं, हर एक जिले से कुछ कुछ बच्चे सामूहिक रूप से कुछ ग्रुप बनाकर वो थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो नहीं होगा तो आप एक आर्टिकल सीआरपीसी के 156 के 3 क्लॉज के अकॉर्डिंग आप कोर्ट का दरवाजा जा सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो कि वो मेरा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो यहां पे एफआईआर भी दर्ज करना चाहिए। दूसरा सर, बिना एफआईआर के पेपर लीक साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर एक एफआईआर दायर होती तो आई थिंक केस के पास एक सबूत होता और केस थोड़ा आगे मूव होता। ठीक है, तो आप लोग को एफआईआर भी कराना चाहिए। अगला सर, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। आप लोग जानते हो ना कि सोशल यानी कि सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव भी जरूरी है, क्योंकि बिना राजनीतिक दबाव के और बिना राजनेता के कुछ काम नहीं होता।
तो आप लोगों को ये दोनों चीजों पे भी ध्यान देना है। कानूनी लड़ाई अकेले काफी नहीं होती, याद रखना। हम स्टूडेंट्स और बोला जाता है स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट्स। तो भाई अगर स्टूडेंट्स फ्यूचर हैं तो लेकिन वो लड़ाई अकेले लड़ पाएंगे क्या? लड़ पाएंगे क्या भाई? लड़ाई अकेले की नहीं है, सबके साथ की है। तो कानूनी लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन अकेले नहीं लड़नी है, हमें प्रेशर बनाना है। इसलिए सोशल मीडिया, पॉलिटिकल प्रेशर दोनों जरूरी है। तो सर क्या करना होगा? तो आप लोग दो तरीके कर सकते हो। सोशल मीडिया पर एकजुट होकर, ध्यान रखना, एकजुट होकर, ऐसा नहीं कि हम कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ चीजों पे नहीं, एकजुट होकर, यूनाइट होकर आवाज उठाना है। दूसरा, जनप्रतिनिधि जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे मुलाकात करिए, डायरेक्टली मिलिए और उन पे प्रेशर बनाइए कि भाई आपको भी इन पे लड़ना होगा, गलत हुआ है तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। तो एक साथ बनाइए, एमपी के साथ मिलिए, एमएलए के साथ मिलिए और डायरेक्ट मीटिंग रखिए सबके साथ। क्योंकि आप लोग देखे होंगे इससे पहले एक वीडियोस और बनी थी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट पर बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया था, ट्वीट का जवाब दिया था। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर भी जरूरी है। पॉलिटिकल प्रेशर से चीजें आगे और भी एक नया डायरेक्शन ले सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब दबाव बढ़ता है तो ही सिस्टम हिलता है, क्योंकि बिना दबाव का इंडिया में कुछ नहीं होता। प्रेशर चाहिए भाई, प्रेशर जब होता है ना तभी सिस्टम हिलता है, तभी सिस्टम पे काम होता है। और लोग बोलते हैं ना कि सिस्टम पे हम काम कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई। अब महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, ये सारा चीज तो रहा निर्णय का। अब क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है? पहला, इमोशनल अपील, यानी कि भावनात्मक से ज्यादा दस्तावेज मायने रखते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है। दूसरा, किसी भी लीडर पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है भाई, ध्यान रखना। जो भी चीजें काम करना, रिटर्न फॉर्मेट में काम करना है, आंख मूंदकर किन्हीं पे भरोसा नहीं करना है, सब कुछ रिटर्न में रखना है, सब कुछ रिटर्न पे रखना है। और लास्ट एक ही लाइन बोलना चाहेंगे, न्याय भीख से नहीं मिलता, न्याय एविडेंस और यूनिटी से मिलता है। अब भी टाइम है पर इस बार गलती रिपीट नहीं करनी है। तो हम तमाम उन बच्चों से कहना चाहते हैं जो पूरी तरीके से एग्जाम के फेवर से असंतुष्ट हैं, वो इस तरीके की चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, बट रखने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे ध्यान देना है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। बाकी जेसीसी सीजीएल के मुद्दे अब क्या होंगे नहीं होंगे नहीं पता, बट जो भी होंगे फिलहाल आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों की तैयारी लग जानी चाहिए। क्योंकि जेपीएससी भी अपना डेट शीट जारी कर चुकी है, जेएसएससी भी अपना डेट शीट जारी करने वाली है या कर चुकी है, देखेंगे जैसे आता है हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे। पर फिलहाल अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन मिले, सही सूचना मिले। मेरा यहाँ पे आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये सारा एक प्लेटफॉर्म है जो हम आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। बाकी आप लोगों के साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।